Hi, you are incredible for how far you have come. Never forget that. Today is 17th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Karyala is a popular folk dance of Himachal Pradesh. UNESCO World Heritage Site है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क. This is in Gujarat. यूनियन मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो इम्प्लीमेंट कर रही है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट स्टॉकहोम, स्वीडन. लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA होता है जिसके बेसिस पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट करता है मॉनसून के बारे में. आज के सवाल हैं. फिशिंग कैट इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच इंडियन स्टेट? In which state of India is the Bohag Bihu festival celebrated? Where is the headquarter of the International Criminal Court located? Climatology में चिनूक का क्या मतलब होता है? चिनूक. Doldrums are located किस latitude पे? Latitude. So these are questions for today. आज की vocabulary है flouted. Flouting the norms मतलब उल्लंघन करना, openly disregard करना a rule, law और convention. ऑब्लिगेटरी है मतलब अनिवार्य है, रिक्वायर्ड बाय अ लीगल, मोरल और अदर रूल्स, कंपलसरी है. शनिंग मतलब त्यागना, परसिस्टेंटली अवॉइड, इग्नोर और रिजेक्ट. अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल, अ वायलेंट और सडन चेंज और डिसरप्शन टू समथिंग. ड्रियरी का मतलब होता है उदास, डल, ब्लीक और लाइफलेस एंड डिप्रेसिंग. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज संडे है, आज आंसर राइटिंग नहीं है, बट हम 14th का रिवीजन करेंगे, 14th ऑफ अप्रैल का. सो दिस इज संडे, अप्रैल 17th. चाइल्डलाइन नंबर 1098 may be merged with इमरजेंसी हेल्पलाइन 112. तो एक डेडिकेटेड पोर्टल था, एक डेडिकेटेड नंबर था 1098, इसको मर्ज किया जा रहा है हेल्पलाइन नंबर 112 के साथ. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ये जो प्रपोजल है ये थोड़ा वरिज्म है. सी 1098 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर साल भर हमने इस नंबर के बारे में बात किया बिकॉज कोविड-19 के कारण हमने देखा बहुत सारी फैमिलीज में बच्चे ऑर्फन हो गए. सो 1098 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1098 इज द कंट्रीज ओनली डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर फॉर चिल्ड्रन एंड the entire child rights sector relies on it to provide assistance to them. So एक dedicated number है which is good. But today cloud hangs over its future. Government इसको merge करने का सोच रही है 112 में. ये argument है. Childline 1098 24/7 emergency free phone outreach होता है children के लिए जो distress में है. It is one of the world's biggest emergency helpline number. Dedicated to children and is considered to be among the country's largest emergency response system, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा कॉल आते हैं annually. So this tells the significance and importance of 1098. अब 1098 को मिशन वात्सल्य स्कीम के अंदर 112 के साथ मर्ज करने की बात है. ये मिशन वात्सल्य स्कीम है, इधर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की बात है. चाइल्डलाइन जो है वो इंटीग्रेट किया जा रहा है यूनिवर्सल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएगा जो यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ पुलिस, हेल्थ एंड विमेंस सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स. सो एक होता है 112. 112 इज लाइक अ यूनिवर्सल नंबर. कोई भी असिस्टेंस चाहिए आप 112 पे कॉल करें. और जो 1098 था ये डेडिकेटेड टू चिल्ड्रन था. अब ये 1098 112 में मर्ज हो रहा है. तो इससे ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि कहीं हम डायल्यूट तो नहीं कर रहे हैं जो चाइल्ड के लिए स्पेशल डेडिकेटेड प्रोविजंस होना चाहिए उनको. तो चाइल्डलाइन जो नंबर है वो ट्रांसफर होगा टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो पुलिस पर्सनल, सोशल, ये अब उसको कॉल करेंगे. पुलिस पर्सनल जो होंगे वो उसको रिसीव करेंगे. अब ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है. इट इज़ टू अर्ली, लेट अस सी इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है. बट एक क्राइटेरिया हमेशा मेंटेन करना है, वो ये है कि चिल्ड्रन की जो सेफ्टी है ये पैरामाउंट है. इससे किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. सो चाइल्डलाइन 1098 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस. तो
इतना इसका डेटा है, दिस इज हैंड ऑफ सपोर्ट। लेट अस सी, इसको मर्ज करने की बात है मिशन वात्सल्य के अंदर 112 से। लेट अस सी, लेट अस वेट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। एक और न्यूज है, डीजीसीए अनवील्स प्लान टू एंश्योर फ्लाइट सेफ्टी। अब फ्लाइट सेफ्टी भी ऐसी चीज है जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए होती है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मतलब सर्वेलेंस मैकेनिज्म हो वहाँ पे, फ्लाइट सेफ्टी का ट्रैकिंग हो, करेक्टिव एक्शन भी हो, डेफिशिएंसी हो, वो नहीं हो। क्योंकि प्लेन अगर टेक ऑफ करता है उसके पहले उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, सारे उसके जो पार्ट्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये प्रॉपर इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। प्लस टाइम टू टाइम इनका मेंटेनेंस किया जाता है। सो जो शेड्यूल्ड है, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेशंस हैं एयरक्राफ्ट के, या उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड जो बातें हैं, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग, इवन जो पायलट्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एट टाइम्स क्या होता है, हम जो पायलट्स होते हैं इसको ओवर्ट एक्सर्शन करते हैं, ओवर्ट एक्सर्शन करते हैं। जब ओवर्ट एक्सर्शन करते हैं तो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी थोड़ा वीक हो जाती है, हमारा जजमेंट जो होता है वो थोड़ा गड़बड़ होता है। दिस ऑल्सो आई फील एट टाइम्स, जब बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस होता है, समटाइम्स आई मिस रीड जो लिखा हुआ है, तो दिस हैपन्स, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। सो दैट इज वाई रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो जो रोस्टर चलता है पायलट्स का वो भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब उनको डिलीवर करना है, फ्लाइट को उड़ाना है, तब वो अपनी पीक कॉग्निटिव एबिलिटी में हो। ऐसा नहीं हो कि वो थका हुआ हो, तो उसका जजमेंट फिर खराब होता है। सो दिस वी नीड टू डू। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। डीजीसीए को यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है। डेफिशिएंसी रिपोर्टिंग फॉर्म, डेफिशिएंसी रिपोर्टिंग फॉर्म ये एक्सप्लेन करेगा इश्यूज क्या हैं, रेगुलेशन कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन। बिकॉज ये जो फ्लाइट्स हुआ, इवन ट्रेन्स एटसेट्रा में भी, ट्रांसपोर्ट में भी, जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो करेक्टिव एक्शन प्लान है, रिमूव एंड रिजॉल्व करना है जो भी कंसर्न्स सिस्टम से रिलेटेड है। तो दिस इज डीजीसीए अनवील्स प्लान टू एंश्योर फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट सेफ्टी। So this is the front page of the Hindu. Look at this beautiful picture, once upon a time. Then this is all hands on deck. ये क्या है, ग्लोबल चैलेंज है, ग्लोबल चैलेंज। हेरिटेज एंथुजियास्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट एंटरिंग शिप एमवी माँ विशाखापट्टनम में। यहाँ पे क्या है, एक मीटिंग हो रही है हेरिटेज एंड क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व हुआ था अप्रैल 18 में, अप्रैल 18 में। सी हेरिटेज साइट्स जो इंडिया की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज साइट्स यूनेस्को के अंदर जो आती है, इस पे हमने आंसर राइटिंग किया है, रिवीजन क्लास में भी देखा है, रिवाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज देयर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वंस अगेन, दिस इज ग्रीन प्रोजेक्ट विल एड लाइफ टू राजस्थान के पार्क। ये क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर में, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर। तो यहाँ बात है कि जो डेजर्ट है, डेजर्ट बेसिकली क्यों होता है, वहाँ पे एरिडिटी है। एरिडिटी मतलब बारिश सफिशिएंट नहीं हो रही है। तो वहाँ पे वैसे तो जो वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन एडेप्टेशन करती है। जैसे डेजर्ट्स की जो वेजिटेशन है उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे उनकी रूट्स में, या फिर उनमें ऐसे ऐसे कांटे होते हैं वहाँ पे, या फिर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, वो लाइक नॉक्टर्नल हो जाते हैं एट टाइम्स। सब सच टाइप ऑफ एडेप्टेशन होते हैं। साइट सर्टेन एडेप्टेशन जो एरिड कंडीशन में या डेजर्ट कंडीशन में फ्लोरा एंड फौना के बिहेवियर और उनके फीचर्स में हमें इवोल्यूशन में देखने को मिलता है। साइट सर्टेन 5-10 एडेप्टेशंस क्या क्या है, आंसर। तो देखो, ये राजस्थान है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है यहाँ पे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, 2-3 बार इससे सवाल आया है, FAO एंड GEF। तो ये लाइफलाइन की तरह एक्ट करेगा। डेजर्ट नेशनल पार्क में कंजर्वेशन करना है क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी का और फॉरेस्ट के लैंडस्केप का। अब ये कैसा होगा, ये ऐसे होगा कि यहाँ पे ग्रासलैंड्स को डेवलप करेंगे, ग्रासलैंड्स, क्योंकि इकोसिस्टम बनाना है हमें, ग्रासलैंड्स। और ग्रासलैंड्स डेवलपमेंट में जो लोकल रूरल कम्युनिटी है इसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा कि डेजर्ट डेवलपिंग ग्रासलैंड्स यहाँ पे किया जाए। अब ग्रासलैंड्स होगा तो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, देयर नेग्लेक्ट एंड कन्वर्जन इनटू इरिगेटेड एंड कल्टिवेटेड लैंड, तो इससे एंडेंजर हो गया है रेयर स्पीशीज। एक्चुअली डेजर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है,
एक रीज़न ये भी है डेजर्टिफिकेशन का, और वो है डिफॉरेस्टेशन। प्लस यहाँ पे अगर ग्रासेस होती है तो ग्रासेस सॉइल को होल्ड करके रखती है, एक सर्टेन डिग्री होता है वहाँ पे, वो डेजर्ट के एडवांसमेंट को चेक करती है। बट अगर ओवर्ट ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग ज़्यादा हो रही है, नेग्लेक्ट है, इरिगेशन नहीं है, कल्टिवेटेड लैंड जो है, तो वो जो चीज़ें हैं ना डेजर्टिफिकेशन को बढ़ाती है। वेयर इज डीएनपी 2020 का सवाल है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है, जैसलमेर एंड बाड़मेर, इतना इसका एरिया है। 20% जो है वो सैंड ड्यून्स है इस पार्क का। विलेज वाइज एक्शन यहाँ पे होगा, रूरल पॉपुलेशन को भी रोप इन करना जरूरी है, बिकॉज जब तक ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट नहीं है, कंसेंसस नहीं है, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम वर्क नहीं करती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर भी यहाँ पे प्रोवाइड होगा। विलेजर्स एंड स्किल्ड क्वालिफाइड पर्संस भी सेलेक्ट किए जाएंगे फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। सो दिस इज रियली रियली गुड। कंजर्वेशन होगा, यहाँ पे जो फ्लोरा है, स्पीशीज है, फोना एंड फ्लोरा, जैसे ट्रेडिशनल यहाँ पे फॉरेस्ट है जिसको ओरान बोलते हैं, ग्रेजिंग एरिया है, रिवाइवल है, और यहाँ पर खादिन एंड टंका भी होता है, इरिगेशन, खादिन एंड टंका। तो ओरान, खादिन एंड टंका, इन सब चीज़ों का यहाँ पे कंजर्वेशन होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज ग्रीन प्रोजेक्ट विल एड लाइफ टू राजस्थान पार्क। एमसीक्यू कैसे बनते हैं, इसको इम्प्लीमेंट फंडेड कौन कर रहा है, तो FAO GEF फंडेड कर रहा है। क्या यहाँ लोकल रूरल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, यस, यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है। DNP किन जिलों में है, इन दोनों जिलों पे है। ट्रेडिशनल यहाँ पे क्या वाटर मैनेजमेंट भी वर्क कर रहे हैं, यस, वाटर मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। विलेजर्स को स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट इज ओरान, व्हाट इज खादिन, व्हाट इज टंका, इन सब पे क्या एफर्ट्स है। इस तरीके से MCQs फॉर्म होते हैं। ओके, सो दिस इज ग्रीन प्रोजेक्ट राजस्थान पार्क। देन दिस इज हैप्पी ईस्टर। ईस्टर हम क्यों मनाते हैं, ईस्टर इज कॉल्ड, दिस रिसरेक्शन संडे को क्रिश्चियन फेस्टिवल है, कल्चरल हॉलीडे है, ये कोमेमोरेट करते हैं रिसरेक्शन ऑफ जीसस फ्रॉम द डेड। तो इसको डिस्क्राइब किया जाता है न्यू टेस्टामेंट में एज हैविंग अकर्ड ऑन द थर्ड डे ऑफ हिज बरियल फॉलोइंग हिज क्रूसिफिकेशन बाय दिस। सो इसीलिए ये ईस्टर होता है। सो दिस इज दिस, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी Easter. So the message is hope, faith and victory. So this is there. Happiness, love and peace. Now this is Russian frigate delivery on time. So see, Russian crisis है, इसके कारण हमारी वेपन सप्लाई डिले हो रही थी, बट फिलहाल के लिए ये कमिटमेंट आया है कि टाइम पे डिलीवरी होगा। S-400 का एक स्टॉक आ गया है, अभी फर्दर और इक्विपमेंट्स इसके आने हैं। फ्रिगेट क्या होता है, फ्रिगेट जैसे नेवी है, नेवी की शिप्स होती है फ्रिगेट, तो जो रशियन फ्रिगेट डिलीवरी है वो भी ऑन टाइम है, ये मैसेज है। ऑल्दो रशिया को अभी काफ़ी सेटबैक हुआ है, मॉस्कोवा एटसेट्रा की जो ह्यूज जो ब्लैक सी में वेसल्स थे वो सिंक हो गए। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। रशिया ने अश्योर किया है इंडिया को कि वो जो स्टेल्थ फ्रिगेट है अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये टाइम पर डिलीवर होगा, स्टेल्थ फ्रिगेट। सो दिस इज देयर। रशिया पे डिपेंडेंसी है, आर्म्स वेपन्स मैन्युफैक्चर्ड जो हमको डिलीवरी हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। हम ऑल्दो ट्राई कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस करने का और डाइवर्सिफाई भी करने का अपना डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट। सो दिस इज देयर। और जो नेक्स्ट है, देन दिस इज पेज नंबर 8, सेंटर एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ ग्रीन परमिट। अब सी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हिमालय है। हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, यहाँ अभी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज हिटिंग यूरेशियन प्लेट, और इससे ये हिमालय का फॉर्म हुआ यंग फोल्ड माउंटेन। ये अभी भी अनस्टेबल है, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट करना है, डैम्स बनाना है, रोड्स बनाना है, तो क्लियरेंस ज़रूरी होता है, ग्रीन परमिट। बिकॉज गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है, आपको कुछ भी यहाँ एक्टिविटी करना है उसमें टेंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, 10 साल 15 साल। तो जो परमिट दिया होता है इसका भी एक टाइम होता है, कितने टाइम का परमिट मिला है, अभी उसका गेस्टेशन पीरियड हाई रखने की बात है। तो EC है फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, 13 ईयर की वैलिडिटी थी। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी 15 ईयर वैलिडिटी कर दिया है। मतलब इतना टाइम, एक बार परमिट मिला तो वो 15 साल तक वैलिड रहेगा। मल्टीपल फैक्टर क्या है, यही है कि हाई गेस्टेशन पीरियड होता है, डिले हो जाता है क्लियरेंस में, लैंड एक्विजिशन में, लोकल इश्यूज आ जाते हैं, रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट आता है, तो इसलिए डिले हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो परमिट है इसका टेन्योर बढ़ाया गया है। अर्ली समर अ बून फॉर हिमाचल टूरिज्म। अब सी, हिमाचल प्रदेश में भी टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
तो अप्रैल का हीट है, हीट अभी अप्रैल में इतनी ज़्यादा हो गई है तो लोग लाइक हिल स्टेशंस जा रहे हैं। तो हिमाचल में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वगैरह काफ़ी बिजनेस बूम हो रहा है। चीयर टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है जो क्रिपल हो गई थी ड्यू टू कोविड-19 दिस लॉकडाउन। तो होटल्स वगैरह अच्छा है, इससे अच्छा है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। ब्रेड विनिंग सेक्टर है। नो सी क्यों इतना ज़रूरी है पीस लॉ एंड ऑर्डर रहना, और जो डिसीजेस टाइप है इससे हमें प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करना। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है ना ये लिंक्ड है टूरिज्म सेक्टर से, और ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है। हॉस्पिटैलिटी नहीं आएगा तो पैसे नहीं आएंगे, रेवेन्यू नहीं आएगा। सो दिस इज ब्रेड विनिंग सेक्टर। सो दैट इज वाई हॉस्पिटैलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं विच इज अ गुड साइन फॉर द स्टेट्स इकोनॉमी। ये क्या है? अगेंस्ट द फ्लो टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग। ये लिडर रिवर है पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में। पैंडमिक अब यहाँ अब सी जम्मू एंड कश्मीर में भी पैंडमिक नहीं है तो इधर भी अब टूरिस्ट आ रहे हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑन सर्ज है, गुड। कोविड अपटिक, बट अभी के दूसरा थ्रेट आ रहा है, नया वेरिएंट है और एनसीआर भी अलर्ट मोड पे है कोविड-19। सोशल मीडिया एप्स मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट विमेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, यहाँ इनको सेफ एंड सिक्योर प्लेस बनाना बहुत ज़रूरी है, सेफ एंड सिक्योर। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स की भी है कि दे मस्ट हैव अ सेपरेट ग्रीवेंस सेल। अगर ऑनलाइन अब्यूज़ है, कुछ भी है, तो उसको तुरंत सॉर्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट का आप cybercrimes.gov.in वेबसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जितने भी टाइप्स ऑफ, जैसे साइबर क्राइम्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फिशिंग होता है, अब्यूज होता है, इवन बुली इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। यू कैन कंप्लेन। सो ऑनलाइन अब्यूज टॉलरेट नहीं करना है, साइलेंटली सफर नहीं करना है, कंप्लेन। देयर आर प्रॉपर मैकेनिज्म, गवर्नमेंट बॉडीज है, दे विल हेल्प यू। Social media platforms need to block handles and users who use vulgar and inappropriate language or words towards women। तो ये स्ट्रिक्ट ऐसे फिल्टर्स भी होते हैं। अपने आप ही इस एंटी स्पैम है एनेबल्ड है वेबसाइट में, और यूट्यूब कमेंट्स में भी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। दिस ऑटोमेटिकली गेट्स डिलीटेड। इन केस ऐसा कोई भी डिफिकल्टी हो, यू हैव माय नंबर, इमीडिएटली मैसेज में। सो दिस इज दैट। सो सोशल मीडिया ऐप्स का भी है, और जैसे गवर्नमेंट जो ये वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस पे हमने एक आंसर राइटिंग भी किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। देन फ्यूल शिप सिंक्स ऑफ ट्यूनिशिया थ्रेटन्स मैराइन लाइफ। सी यमन हाउती रिबेल क्रिटिसाइज यूएस लेड टास्क फोर्स इन रेड सी। यूएस लेड टास्क, वर्ल्ड में जहां भी कुछ ऐसा टेंशंस वॉर हो रहा है यूएस का, वहां पे लाइक इन्वॉल्वमेंट, यूएस लेड टास्क फोर्स इन रेड सी। तो ये भी एक बात है, ये यमन और हाउती में इस टाइप का डिफिकल्टी हो रहा है। Then this is Chinese astronaut back on Earth after 6 months with eye on China. US Japan reaffirms alliances. So this is again important. Stress on keeping the Indo-Pacific open. So this is also one thing. हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, आपकी वाइफ जापान से है, वाइफ जापान से है, सन यूएसए की सिटीजनशिप है, आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो ये क्वाड भी हो गया, बस एक ऑस्ट्रेलिया नहीं है। सो दिस इज China US Japan reaffirm alliance, stress on keeping the Indo-Pacific open। तो ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, अब विजिट किए यूएस लॉ मेकर। सो दिस इज दैट चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। एक्चुअली क्या है, ये जितने भी कंट्रीज हैं, यूएस हुआ, अपना इंडिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और जापान हुआ, ये सब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी लाइक माइंडेड कंट्रीज है। सो दैट इज वाई जो क्वाड है इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना यूएस जापान रीअफर्म्स अलायंस। और अभी जो हमारा फॉरेन अफेयर्स है उसकी जो मैसेजिंग भी है वो बहुत स्ट्रांगली वर्डेड भी हो गई है, और इंडिया फर्स्ट चल रहा है। जैसे अभी जयशंकर साहब के स्टेटमेंट्स हमने देखे US 2+2 विजिट में, जिस तरीके से वहाँ पे स्टेटमेंट्स आए लाइक सैंक्शंस से रिलेटेड एटसेट्रा, दिस इज अगेन डिप्लोमेसी एट द फाइनेस्ट। दिस इज रियली रियली गुड। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, कैट्स एंड डॉग्स आर लेस ससेप्टेबल टू ओमिक्रॉन। स्नैपशॉट में फिश कम्युनिकेशन है, फिशेज कम्युनिकेट करती है, स्पीशीज इनका स्टाइल डिफरेंट है, कम्युनिकेट यूजिंग क्लिक्स कर रही है। ये थर्मल बैटरीज है, जैसे सोलर एनर्जी है, ये सोलर पैनल्स लगे हैं। सोलर एनर्जी में प्राइमरली वो केमिकल्स भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स है और इलेक्ट्रिसिटी बन रही है।
बट थर्मल बैटरीज में क्या है, जो हीट को भी यूटिलाइज किया जाएगा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ 30% जंप हुआ है थर्मो फोटोवोल्टाइक में। इससे क्या हुआ है, फोटॉन्स कन्वर्ट हो रहे हैं, एमिटेड बाय जो हीट सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक नॉर्मल प्रोसीजर तो है ही, और दूसरा जो हीट है, थर्मल है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज अगेन गुड। सरप्लस विंड और सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो है हीटिंग एलिमेंट का, वो कन्वर्ट द हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द थिंग। फिर ये रोल ऑफ क्लाइमेट है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ उसमें क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लाइमेट इज एक्चुअली हमें हमारी हमारी चॉइसेस को डिक्टेट करता है, हमारा वे फॉरवर्ड डिक्टेट करता है, इवोल्यूशन डिक्टेट करता है। ट्रैकिंग वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी, हाई एल्टीट्यूड इंटीरियर, चाइना में ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहाँ कहाँ पर है? आंसर, ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। ये वेव लाइक फेज है इलेक्ट्रॉन्स का, सीन इन फैब्रिकेटेड डिवाइस, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है। एफडीए ने ऑथराइज किया है फर्स्ट ब्रेथ टेस्ट फॉर कोविड। बेटर मिलेट फॉर पोटेंशियल आयरन डेफिशिएंसी। नो सी, इंडियंस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक तो प्रोटीन इंटेक कम होता है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है इन जनरल। दूसरा, आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। आयरन की डेफिशिएंसी यूजुअली बहुत कॉमन होती है, स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स में। सो दैट इज़ वाई इसके लिए गवर्नमेंट जैसे आयरन फॉलिक टैबलेट देती है स्कूल्स में, आयरन फॉलिक टैबलेट। और अब ये भी बात हो रही है कि ये जो मिलेट एक्सेलेंट सोर्स है, दिस इज सुपर फूड कहा जाता है मिलेट को। और ये लाइक क्लाइमेट रिजाइलेंट भी है, इंडियन कंडीशन में काफ़ी रिजाइलेंट क्रॉप है ये। इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा वाटर एट्सेट्रा। सो हमें मिलेट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, एडॉप्शन बढ़ाना चाहिए। आयरन एब्जॉर्प्शन 3-fold हायर है फ्रॉम द लो फाइटेड ग्रेन देन द मार्केट वेराइटी। अब यहाँ दो एंगल और हैं, एक तो आयरन को प्रोवाइड करें, जैसे राइस में भी फोर्टिफाइड राइस की बात थी। दूसरा, जो आयरन आपके पास आया है बॉडी में, उसको एब्जॉर्प्शन होना भी जरूरी है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे। सो दिस इज व्हाट यहाँ पे जो मेंशन है। तो आयरन डेफिशिएंसी तो कॉमन है, डेफिशिएंसी एनीमिया की भी होती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन B12, फोलेट, प्रोटीन, ये भी ज़रूरी है। एनीमिया जो है ये डायग्नोज होता है अक्सर, जो एब्जॉर्प्शन है वो कम है। सो इस चीज़ को वर्क करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जैसे हमने अक्सर इंडियंस में ये भी देखा है, बच्चों में माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है। तो द पॉइंट इज, फूड जो है, फूड का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे चाय अगर हम पीते हैं आफ्टर मील्स या फिर पान, तो इससे एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है मिलेट का। विटामिन C बहुत ज़रूरी होता है, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, ये सब चीज़ें। सो द पॉइंट इज कि जो मिलेट को हमें बढ़ाना है, मिलेट का कंजम्पशन बढ़ाना है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। और मिलेट इसलिए भी अच्छा है बिकॉज ये इंडिया का लोकल है मिलेट, यहाँ पे इसका कंटेंट भी अच्छा है, प्लस ये रोबुस्ट है, क्रॉप बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है, इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज़ वेरी वेरी सस्टेनेबल। तो मिलेट को हमें कंजम्पशन एडॉप्शन बढ़ाना चाहिए, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। देन दिस इज, डिड ह्यूमन इनहेरिट लव ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमेट एंसेस्टर्स? व्हाट्स फ्यूलिंग इन्फ्लेशन इन रूरल इंडिया? जो प्राइमरली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है इन्फ्लेशन फ्यूल होने का, वो 2-3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। रिवीजन क्लास में हमने पढ़ा था ना, एक डिमांड ड्रिवन होता है और एक होता है से कॉस्ट पुश होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दो फैक्टर्स होते हैं। डिमांड पुल क्या है कि बहुत टाइम से पेंट अप डिमांड थी, लोगों ने परचेजेस होल्ड करके रखी थी कोविड-19 के कारण, ऑल ऑफ अ सडन सब खरीदने लग गए तो डिमांड बढ़ गई, ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है जो है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश प्राइमरली इसलिए हो रहा है, जैसे फ्यूल का 110 रुपये पर लीटर हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, प्लस इसके अलावा लॉकडाउन्स हुआ, लेबर हुआ, जो एसेंशियल रिसोर्सेज है उसकी सप्लाई हुआ, अभी रशिया का क्राइसिस चल रहा है। इन टोटलिटी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। हर चीज़ की देखो एक कॉस्ट होती है, हमने इकोनॉमी में पढ़ा है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इस टाइप से चीज़ें होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें अगर कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट, हायर कॉस्ट कंज्यूमर्स में पास करना पड़ेगा, सो दैट बिजनेस सस्टेनेबल बना रहे। इसी चीज़ के कारण कॉस्ट बढ़ी है, इन्फ्लेशन प्राइमरली बढ़ रहा है रूरल इंडिया में भी। तो प्राइमरली यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं, जैसे ये डेटा में इतना नहीं जाना चाहिए किस जगह कितनी परसेंट हुआ,
रीजंस पे जाना चाहिए कि क्यों हुआ। तो ये इन्फ्लेशन बढ़ा है, हायर इन्फ्लेशन हुआ है, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। देन पेंट अप डिमांड आ गई अचानक, तो डिमांड पुल हो गया। प्राइसेस रूरल एरिया में भी बढ़ी, कनेक्टिविटी का इशू है, ट्रेडिशनल फ्यूल जो है फायरवुड वगैरह उसका भी प्राइस बढ़ गया एट्सेट्रा। तो वेजिटेबल हुआ, फूड हुआ, फ्यूल हुआ, ये ड्राइवर्स हैं जिसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। सप्लाई साइड बॉटलनेक तो है ही। हायर इन्फ्लेशन से जो होता है, अब इससे गरीबी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ऑल्दो एक थ्योरी और भी चल रही है कि इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हुई है, बट इन्फ्लेशन से अफेक्ट होता है पुअर। पुअर बिकॉज इनकम तो उतना ही है, पहले भी एमजी नरेगा में से 1,000 रुपये मिल रहे थे, अभी भी उतने ही मिल रहे हैं, बट अब उस 1,000 रुपये में घर चलाना मुश्किल हो रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन हो गई है। सो दिस इज द थिंग। तो लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट जैसे होता है, इससे बर्डन हो रहा है रूरल इकोनॉमी में, दिस इज द थिंग। और इससे फिर क्या होता है, डिमांड नहीं आती। तो अपवर्ड प्रेशर है, इन्फ्लेशन है, इसको कंटेन करना ज़रूरी है। इससे पहले भी इन्फ्लेशन आया था ना, लास्ट ईयर भी हम देख रहे थे, पर वो इन्फ्लेशन ऐसा था कि वो कुछ फैक्टर्स के कारण ही बढ़ रहा था, कुछ सर्टेन फैक्टर्स, वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फ्लेशन नहीं था। तो आरबीआई उसको इग्नोर भी कर रही थी। बट अब इन्फ्लेशन हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है, हर सेक्टर में। तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। स्पेक्ट्रम प्राइस रो, टेलीकॉम कंपनीज अपसेट हैं कि जो स्पेक्ट्रम है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये अनफीजिबल हो गया। अकिन इकोनॉमी एक्टिविटी करने के लिए सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी होता है। अगर बहुत ज़्यादा चीप हो जाता है, जैसे या तो प्राइस बहुत कम हो गया, जैसे जो रेवेन्यू हुआ टेलीकॉम का लास्ट 2-3 ईयर्स में काफ़ी फॉल हुआ, उससे आप देखो कितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स आउट हो गए हैं मार्केट से, और कुछ हैं जिन्होंने मर्जर कर लिया है ताकि वो रिलेवेंट बने रहें, मार्केट में बने रहे। सो इंडिया में क्या हो रहा है, 3 प्राइवेट टेलीकोज अब रह गए हैं, और इससे क्या हो रहा है, एक काइंड ऑफ मोनोपोली भी होती है। यूजर्स के पास ऑप्शंस होना चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। प्लस अभी 5G का रोल आउट करना है। 5G का होता है स्पेक्ट्रम। एक्चुअली ये स्पेक्ट्रम को हम ऐसे मान सकते हैं कि दिस इज अ रोड, रोड पूरी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को अब इस रोड को देना है डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स को, तो उन्होंने लेन दे दी कि ये लेन जैसे वीडियो वोडाफोन की है, ये लेन एयरटेल की है, ये लेन से जियो की है, ये बीएसएनएल की है। लाइक दैट, बीएसएनएल को तो 4G भी नहीं मिलता, तो इसको हटा देते हैं। दिस इज वोडाफोन, एयरटेल एंड जियो। अब क्या होता है, इन्होंने ये स्पेक्ट्रम खरीदा, अब ये इस स्पेक्ट्रम में अपने और सारे यूजर्स को बोलेंगे और आप इस रोड से ट्रैवल करो और हम आपसे इतना इसका चार्ज करेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये नेचुरल रिसोर्स, ये रिसोर्स जो है ये गवर्नमेंट का है, नॉट नेचुरल। सैटेलाइट्स वगैरह ये पूरा गवर्नमेंट का है। इसमें इन्होंने स्पेक्ट्रम्स दे दिए, सेल कर दिए अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, और फिर वो अपने टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने यूजर्स से पैसे चार्ज करते हैं, और ये टेलीकॉम ऑपरेटर गवर्नमेंट को पैसा देते हैं स्पेक्ट्रम यूजेज का। तो इस तरीके से इकोनॉमी चलती है। टेलीकॉम ऑपरेटर एक मिडिल मैन है जो स्पेक्ट्रम वगैरह सब मैनेज कर रहा है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को एक मुश्त पैसा यहाँ से मिलता है, और फिर ये रिटेल लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और अपना ऑपरेशन कराते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर को स्पेक्ट्रम का यूजेज ही बड़ी महंगा मिला, तो वो फिर कैसे उसको डिलीवर कर पाएंगे एंड यूजर में। ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शनिंग है सस्टेनेबल किया जाए, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है। तो टेलीको अनहैप्पी है कि जो 5G स्पेक्ट्रम है इसका बेस प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब ये बात है, हाउ विल श्रीलंका ओवरकम इट्स डेट क्राइसिस। श्रीलंका ने बहुत सारी सिस्टमेटिक गलतियां की है। एक तो सबसे बड़ी गलती की, आमदनी कम है तो खर्चे भी कम होने चाहिए। श्रीलंका ने खूब खर्चे किए, और ये खर्चे का पैसा कहाँ से आ रहा है, खर्चे का पैसा आ रहा है चाइना से उधार लेके। अब ये उधार लिया है तो कभी ना कभी तो वापस भी करना पड़ेगा। अब वापस करने की बात आई तो चाइना बहुत सारे इनके जो प्रोजेक्ट्स है उसमें चाइना ने उसको अक्यूजिशन कर लिया, और ये अब श्रीलंका उसको विदहोल्ड भी नहीं कर पा रहा है। प्लस टू मच ऑफ मनी था, टू मच ऑफ मनी अचानक से मिल गया श्रीलंका को। बट पैसे कमाना एक चीज होती है, उसको एब्जॉर्ब डाइजेस्ट करना दूसरी चीज होती है। श्रीलंका के पास इतनी इकोनॉमी कैपेसिटी नहीं थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना दिए, बिल्डिंग्स एटसेट्रा बना दिए, नो यूटिलिटी, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, सब जंक हो रहा है। सो इससे इकोनॉमी एक्टिविटी यहाँ पे इनकी टैंक हो गई। सेकेंड, गरीबी में आटा गीला होना, वैसे ही डिफिकल्टी हो रही थी, और फिर आ गया कोविड-19। तो जो श्रीलंका प्राइमरली डिपेंडेंट होता है टूरिज्म सेक्टर में, पीपल के रेमिटेंस एटसेट्रा में, वो चीज़ अब बंद हो गई। तो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, इनका रेवेन्यू आ नहीं रहा है।
श्रीलंका एक स्मॉलर कंट्री है, आइलैंड कंट्री, इसके पास सारे रिसोर्सेज नहीं है हर चीज़ सेल्फ केपेबल होने का, तो ये ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट कराता है बाहर देशों से। इंपोर्ट कराने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, वो पेमेंट का पैसा नहीं है, इतना सारा जो लोन ले रखा था उसको चुकाने का पैसा भी नहीं है, तो इन्होंने कहा हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम कोई लोन वापस नहीं करेंगे, हम बैंकरप्ट हो गए, लाइक दैट। सेकेंड, इंपोर्ट तो कराना ही पड़ेगा ना, एसेंशियल चीज़ें जैसे ऑयल हुआ, फ्यूल हुआ, बेसिक मेडिसिन हुआ, वो श्रीलंका में प्रोड्यूस होती नहीं है, उनको इंपोर्ट कराना है। अब इसके पैसे भी नहीं है, तो अब जैसे इंडिया ने $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया कि एसेंशियल ऑयल वगैरह तो चलो इस पैसे से आपकी बुला लेना, बट वो भी सफिशिएंट नहीं है। इनकम जब तक नहीं होगी तब तक आप सफिशिएंट नहीं हो पाओगे। सो ये श्रीलंका का प्रॉब्लम है। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, जो हमारे यहाँ भी नहीं होना चाहिए, और वो कल्चर होता है फ्री का। देखो, फ्री चीज जो होती है वो सिस्टम को बैठा देती है, सिस्टम वर्क करना बंद हो जाता है, तो फ्री शुड नॉट बी देयर। फ्री का जो लॉजिक है, ये फ्री लॉजिक होना ही नहीं चाहिए। श्रीलंका में क्या किया, फ्री हो रहा है, वेलफेयर मैकेनिज्म हो रहा है, पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्री तो नहीं है, कुछ खर्चा तो हो रहा है ना, कॉस्ट तो लग ही रहा है उसका, बट उसका इनकम नहीं हो रहा है, तो इंस्टीट्यूशन तो डिटीरियोरेट हो जाएगा, डाई हो जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जो श्रीलंका में हो रहा है, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट। तो श्रीलंका अब इस डेट क्राइसिस को कैसे ओवरकम करेगा? सी, श्रीलंका कैसे ओवरकम करेगा? दो रास्ते हैं। या तो इमीडिएटली कुछ आईएमएफ से हेल्प ले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है, पैसे नहीं है, हेल्प करो। आईएमएफ बहुत अच्छे से हेल्प यहाँ कर सकता है, केपेबल है, बट आईएमएफ बोलेगा हम आपकी मदद करेंगे, बट आप अपनी आदतें ठीक करो, मतलब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आओ, जो पुअर मैनेजमेंट पॉलिसीज वगैरह है वो दूर करो। आपने टैक्सेशन बंद कर दिया लोगों पे, पीपल आर यूजिंग सर्विसेज तो दे शुड पे द टैक्स, दैट इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स। तो अब आईएमएफ अगर यहाँ पर, अगर कंडीशंस आईएमएफ इसको लोन से बेल आउट करता है, लोन बेल आउट करता है, तो आईएमएफ फिर बोलेगा आप टैक्सेशन बेटर करो, ये जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने की चीजें हैं इसको बंद करो, साउंड इकोनॉमी नहीं है, ऐसे करके वो कंडीशंस के थ्रू आएगा पैसा। तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमी का रिफॉर्म्स, इसी को बोलते हैं रिफॉर्म्स। जैसे 1991 में सिमिलर चीज हमारे साथ हुई थी, तो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए थे, आदतें बेटर की थी। दिस श्रीलंका नीड्स टू डू, डेट क्राइसिस से बढ़ने का। प्लस इनकम कम है तो एक्सपेंडिचर भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। एक वो सेइंग है ना, कट द क्लोथ अकॉर्डिंग टू समथिंग, सो इट इज लाइक दैट। तो हाउ विल श्रीलंका ओवरकम इट्स डेट क्राइसिस? दीज आर द स्ट्रक्चरल जो है रिफॉर्म्स यहाँ पे जरूरी है। तो कट द कोट एज पर साइज ऑफ क्लोथ, ऐसा कुछ है वो। सो दिस इज डेट डिफॉल्ट। ओके, तो श्रीलंका ओवरकम इट्स डेट क्राइसिस, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। वाई इज इंडिया लुकिंग टू बूस्ट व्हीट एक्सपोर्ट? अब यहाँ दूसरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन, इससे क्या हुआ, जो रशिया और यूक्रेन है ये प्राइमरली प्रोड्यूसर है व्हीट का, पूरा वर्ल्ड का व्हीट सप्लाई मेजर प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, वो रशिया है और यूक्रेन है। अब यहाँ वॉर हुआ तो सप्लाई बंद हो गई, अब वर्ल्ड व्हीट कहाँ से ले? तो व्हीट का अब दूसरा बेस्ट ऑप्शन है इंडिया। हम 112 मिलियन टन व्हीट बनाते हैं और ये क्रॉप प्रोडक्शन बम्पर हो रहा है हमारा, थैंकफुली, दिस इज गुड। गवर्नमेंट रिक्वायर्स 24-26 मिलियन टन, हमारी रिक्वायरमेंट इतना ही है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स एटसेट्रा के लिए, बाकी जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर मिलेंगे, गुड आइडिया। कॉम्पिटिटिव प्राइस है, एक्सेप्टेबल क्वालिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस है और जियो पॉलिटिकल रीजन है, चार रीजन है। कॉम्पिटिटिव प्राइस, एक्सेप्टेबल क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस व्हीट एंड जियो पॉलिटिकल रीजन। तो इंडिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है व्हीट का, विच इज अगेन रियली रियली गुड। अब इंटरनेशनल व्हीट, अगर जैसे टर्की ने बोला, इजिप्ट ने इंटरेस्ट दिखाया व्हीट खरीदने का, तो वो फूड आइटम्स में एक सर्टेन फाइटो सैनिटरी मेजर्स है, ऐसा करके एक कि आपने ज़्यादा जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का नहीं, ऐसे सर्टेन कंडीशंस होती है, उनको उस क्वालिटी का व्हीट चाहिए, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स हम पास कराते हैं और हम इजीली उसको फैसिलिटेट कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। दिस इज द आइडिया। सिमिलरली श्रीलंका, बांग्लादेश में भी हम सप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज गुड, हम एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं दिस व्हीट का, गुड थिंग। देन दिस इज फ्रांस में इलेक्शंस हो रहे हैं, यूके, एचडीएफसी का प्रॉफिट, जेट फ्यूल अगेन सी बढ़ गया, तो ये क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। अब एयरलाइंस खर्चे इतने ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी जो इनकी जो कॉस्ट कटिंग की भी इसीलिए बात होती है, बिकॉज
एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस फ्लॉप होगा। सो जेट फ्यूल प्राइसेस रेज्ड मार्जिनली टच रिकॉर्ड। अब इसका जो राइज हुआ है इसको पास ऑन करना पड़ेगा पैसेंजर्स पे। दिस दे नीड, दे विल डू। देन दिस इज स्पोर्ट्स। सो ये तो था द हिंदू न्यूज़पेपर। एक और अच्छा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस? दिस इज स्कैर क्रो। ये ऐसे पुतले अक्सर खेतों में लगा दिए जाते हैं। रीज़न क्या होता है? जैसे कोई बर्ड्स है या फिर लंगूर आ जाते हैं, इन सबको डरा के दूर भगाना। तो इस तरीके से अदरवाइज ये क्या करते हैं, क्रॉप को बहुत डैमेज करते हैं, क्रॉप डैमेज करते हैं। अक्सर नील गाय आ जाती है खेतों में और स्टैंडिंग क्रॉप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज किया जा रहा है जो एनिमल्स वगैरह है उनको वार्ड ऑफ करने के लिए। ओके, तो दिस इज बेयर नेसेसिटीज, बेयर नेसेसिटीज। ओके, सो दिस इज दैट। जैसे अदरवाइज क्या होता है, क्रॉप्स वेजिटेबल्स वगैरह खराब हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो इस तरीके से डराने का यहाँ पे काम है। तो नाउ लेट अस कम टू द हिंदू 14th ऑफ अप्रैल आंसर डिस्कशन। दो क्वेश्चन थे, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। दो दो सवाल थे। लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। ओके, सो फर्स्ट आंसर है कामाक्षी ने लिखा है। कैग के बारे में लिखना था। कैग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे कैग का नाम बताया। कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल्स 148, 149, देन लाइक दिस। ओके, 151 तक। ड्यूटी एंड पावर्स बताए। गवर्नमेंट रोल क्या है? वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। देन इसके बाद अथॉरिटी क्या है और अंबेडकर साहब ने क्या कहा। अब देखो कैग से कैसे सवाल आएंगे, कैग और पैक का क्या रिलेशन है, कैग की ड्यूटी क्या है, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर बहुत अच्छे से लिखा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो ईस्टर्न घाट्स में बनाना था। ईस्टर्न घाट का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताया। अब देखो वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूस है, इकोलॉजी कॉन्टिन्यूस है। ईस्टर्न घाट्स में थोड़े ब्रेकेजेस हैं बिकॉज बहुत सारी रिवर्स वहाँ पे उसको ब्रेक कर रही है, उनको माउथ है उनका बे ऑफ बंगाल में, लाइक दैट। बट ईस्टर्न घाट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। सी रिवर्स आपने बताई, ब्राह्मणी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, वेरी गुड। सुवर्णरेखा, तुंगभद्रा, गुड। देन इसके बाद नेशनल पार्क्स हैं और ये रिजर्व्स हैं। सतकोसिया, गुड, वेरी गुड। तो सारे स्टेट्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, एटसेट्रा। दिस इज एक्सीलेंट। देन दिस इज आशा। कैग के बारे में बताया। अब सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? 148, 149, 150, 151 और 274 भी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। 274 नेट प्रोसीड्स होता है ना, उसको सर्टिफाई करता है कैग। देन अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इंडिपेंडेंस क्या है? जरूरी है इंडिपेंडेंस होना। आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड पावर्स भी पढ़ लिया। सी सच अ गुड आंसर, बहुत थॉरोली टॉपिक भी रिवाइज हो गया और हमारा आंसर राइटिंग भी हो गई। एक्सीलेंट। देन दिस इज नेक्स्ट वन, ईस्टर्न घाट्स। तो सी ये डायग्राम देखो कितना अच्छा डायग्राम है। दिस इज ईस्टर्न घाट। तो देखो ये रिवर्स ने इसको बीच बीच में ब्रेकेज लगा दिए, जैसे गोदावरी ने, कृष्णा ने, महानदी ने, ब्रेकेजेस हो गए। तो दिस इज ईस्टर्न घाट। और ये सारी हिल्स भी हो गई। कई बार सवाल आया नॉर्थ टू साउथ उनको अरेंज करो हिल्स को। ये ईस्टर्न घाट्स हैं। फिर रिपोर्ट भी आई टाइटल्ड ईस्टर्न घाट्स एनवायरमेंटल आउटलुक ग्रेस। देन दिस इज फॉरेस्ट स्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, परसेंटेज, ईजीज लैंडस्केप, एटसेट्रा। वेरी नाइस। फिर सी द डिफरेंस, डिफरेंस भी हो गया ईस्टर्न वेस्टर्न घाट। वेरी गुड आंसर, वेरी वेल रिटन, वेरी गुड। रत्ना प्रिया, दिस इज ईस्टर्न घाट। बहुत अच्छे से आपने बताया इसका सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बस अब यहीं से एक एमसीक्यू बन जाएगा। कंजर्वेशन प्रोटेक्शन जरूरी है, वे फॉरवर्ड, गुड। देन दिस इज नेक्स्ट वन, 148, 149, 150 एंड 151। कैग बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, सर्टिफाई करना। और ये एक्चुअली जो हम टैक्स वगैरह दे रहे हैं ना, पब्लिक पर्स का ये एक गार्डियन है, उसको संभाल के रखता है, अकाउंटेबिलिटी सेट करता है, गुड। Independence. Then Rajya, this is again very good. Day number 17. Awesome consistency. कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग बताया, कैग क्या करता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इंडिपेंडेंस क्या है, ड्यूटीज एंड पावर्स क्या है। वेरी नाइस, रियली गुड। रिपोर्ट दोनों हाउसेज एंड कैग का 3 रिपोर्ट है। अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस और पब्लिक अंडरटेकिंग में रोल ऑफ कैग क्या है और क्रिटिसिज्म। सी पॉल एप्पल बाय ने का कैग कई बार लाइक पोस्टमार्टम ज्यादा करता है, रियल टाइम पे ज्यादा चीजें नहीं हैंडल कर पाता। दिस इज वेरी गुड। ममता, कैग क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ कैग ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस, ड्यूटीज, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। एंड आर्टिकल्स, वेरी गुड। प्रियंका, प्रियंका ने मराठी में आंसर लिखा है, वित्त आयोग क्या होता है। ओके, सो मराठी मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है यहाँ पे।
आपने अच्छे से बताया ये किस तरीके से वर्क, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छी राइटिंग है। तो ये जो पैसा है, सरकारी पैसा है, उसका पूरा लेखा जोखा रखता है। वित्त आयोग के बारे में बताया आपने, है ना, फाइनेंस कमीशन है बेसिकली यहाँ पे। वित्त आयोग कैसे वर्क करता है, देन दिस गुड, केंद्र सरकार नियुक्त वित्त आयोग, वेरी गुड, ये कल का आंसर था वैसे, दिस इज रियली रियली गुड। देन ये है नियंत्रक मेक महालेखा परीक्षक, कैग। तो ये भारत के कैग है। सी दिस इज रियली गुड, हमने एक स्टेटमेंट देके एक डायरेक्शन सेट कर दिया, वेरी नाइस वेरी गुड। क्योंकि केवल कंटेंट नहीं, कंटेंट को कैसे अप्रोच किया है ये भी बहुत मायने रखता है। 148, 149, 50, 51, इससे एक एमसीक्यू आ जाएगा। नियुक्ति कैसे है, रिमूवल कैसे है, कार्य कैसे है, वेरी वेरी नाइस। शक्तियां एंड आलोचना भी है, पोस्ट फैक्टो ऑडिट होता है यहाँ पे, गुड। देन पूर्वी घाट, ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी पूर्वी घाट कौन से स्टेट्स में है, कौन सी रिवर्स हैं, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है ईस्टर्न घाट्स की, यहाँ फ्लोरा एंड फोना लाइक दैट। ये ईस्टर्न घाट्स है, ओके, एंड ईस्टर्न घाट्स। प्रेमचंद आपने आंसर राइटिंग शुरू किया है, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। ईस्टर्न, और इसको सबमिट भी किया है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से लिखना है, हम जितना लिखेंगे ना उतना हमारा क्लैरिटी आता जाएगा। महानदी, अब देखो आपने पूरा इरोडेड कैसे है, महानदी कैसे है, वेरी नाइस। फिर आपने पीक भी बताया यहाँ पे, ईस्टर्न घाट्स कैसे वर्क कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट। ये बेसिक बेसिक फैक्ट्स हैं ईस्टर्न घाट्स के। अब यहाँ एक डायग्राम भी होता तो कितना अच्छा होता है। वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे से आप करो और अपलोड करो आंसर्स को, वेरी गुड। मैं सारे कॉपी देखूंगा आपके, अपलोडेड, शेयर। अब इसमें और देखो, सोचो और क्या क्या हो सकता है, एक बढ़िया सा डायग्राम बन जाएगा और अलग अलग पीक्स को हम अलग अलग जगह से लिख सकते हैं। थिंक, सोचो और बेहतर कैसे हो सकता है। एंथनी, दिस इज रियली गुड। आपने कैग के बारे में बताया, की पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट कर रहे हो, आंसर स्ट्रक्चरिंग एक्सेलेंट हो गई है। अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिमूवल कैसे है, ड्यूटीज, बस कितना आसान है, अच्छे से पढ़ो उसको लिख लो। राइटिंग भी तैयारी हो गई, डिसिप्लिन भी आ गया और सिस्टमेटिकली पढ़ भी रहे, वेरी गुड। मैप वर्क तो आपका नेक्स्ट लेवल है, अनपैरेलल है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, दिस इज रियली गुड, ऑसम। प्रिंटेड मैप टाइप लग रहा है, दिस इज रियली गुड। फिर ये सारी रिवर्स भी आपने बता दी, एक्सेलेंट। अब बस इसी से एक एमसीक्यू आ जाएगा। एटलस आपके पास है, उस एटलस में सारी चीजें देखते हुए चलना है, वाटर बॉडीज, और उसको कंसोलिडेट भी करना है, रिवाइज भी करना है। आप बहुत करेक्ट ट्रैक में हो, कंटिन्यू। मीनू, अब देखो ये स्टाइल भी कितना अच्छा है, हिल्स वगैरह कितना अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वंडरफुल। चिलिका लेक, पुलिकत लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिकत लेक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, टेल। देन दिस इज इंट्रोडक्शन एंड ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिल रेंज, सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए। फोना, फ्लोरा, रेप्टाइल्स, प्रोटेक्टेड एरिया, वेरी गुड। यही सिंपल सा काम करना था हमें, गुड। डे 51, वेरी नाइस। कैग के बारे में, अब कैग का भी हमें बेसिक सारे कवर कर लेने थे, क्या करता है, क्या इंडिपेंडेंस है, मैंडेट क्या है, लाइक दैट। शुभम, दिस इज अगेन रियली गुड। इससे सवाल आएगा, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स क्या है, क्या फीचर्स है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या थ्रेट है, वेरी नाइस, वेरी बैलेंस्ड। कैग, कैग का इंडिपेंडेंस, ड्यूटीज, ऑडिट्स, वेरी गुड। आर्टिकल, तो इन सब कॉपी से ना आप सीखा करो, ये सब इतने अच्छे वेल क्वालिफाइड यहाँ पे आंसर्स लिख रहे हैं, ऑसम आंसर्स हैं। लर्न, इनसे देख के भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, डू इट। राम नरेश, नो सी, दिस इज रियली गुड। कैग, आर्टिकल रिलेटेड टू कैग ऑफ इंडिया, कैग, अपॉइंटमेंट, टर्म्स, इंडिपेंडेंस, वेरी नाइस। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग। हमारा कम्युनिटी इतना अच्छा है, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, दे आर राइटिंग आंसर, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए भी आंसर लिख रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट लेवल के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग सो वेल, लर्न। देन ये क्रिटिसिज्म यहाँ पे लिखा, एक्सीलेंट। देन ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स के बारे में बताया, सी सच अ गुड डायग्राम, कितना अच्छा डायग्राम है आज का, दिस इज रियली गुड। हाईएस्ट पॉइंट, जियोलॉजी। और कोई सीक्रेट इस एग्जाम का है नहीं, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जो सीखा समझा उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंटेशन ही रियल डिफरेंस क्रिएट करता है, वरना सबको सब पता होता है। जो उस चीज को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, इट्स एज सिंपल एज दैट। देन दिस इज गुड फिगर। अब सी इस डायग्राम में कितना अच्छे से बताया, दिस प्रॉपर ज्योग्राफी के फिगर 1, फिगर 2, दिस इज लाइक दिस, वेरी नाइस, रियली गुड। देन वेरी गुड, टॉलेस्ट पॉइंट, पीक, टाइगर रिजर्व, सी सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए। इसी को तो पढ़ना और रिवाइज करना बोलते हैं, एक्सीलेंट। और सवाल भी यहीं से आएंगे। सारी कॉपीज थॉरोली रिवाइज करनी है। अदिति, आपने साल भर बहुत अच्छे से आंसर्स लिखे हैं,
इन सब कॉपीज को टाइम टू टाइम हमें प्रॉपर रिवाइज करना है। आपने ऑल दो सॉर्ट भी कर रखा है, अपने फोटो दिखाया था, बस इसको रिवीजन नहीं चूकना है हमें, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कैग के बारे में कितना बताया, अच्छे से बताया, दिस इज रियली गुड। ऑडिट रिपोर्ट कौन सी होती है, इससे एक एमसीक्यू बन जाएगा, गुड। हरजिंदर आप भी बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर कर रहे हो। टॉलेस्ट पीक क्या है, अब इसको ना एटलस में भी देखना है। एटलस जो आपने खरीदा है उसमें देखो इंपॉर्टेंट रिवर्स, मैपिंग आपका साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, एक्सेलेंट आंसर। मुजम्मिल, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल, दिस इज सच अ गुड स्टाइल। कैग अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इंडिपेंडेंस क्या है, बस यहीं से एमसीक्यू, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज मोर। प्रियंका आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। 142 सी, कैग जो है इंपॉर्टेंट ऑफिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। देन इंडिपेंडेंस कैसे हो रही है, ड्यूटीज कैसा है, वेरी गुड। सी प्रेजेंटेशन, कंटेंट, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, वेरी गुड। न्यूज में क्या, अब इसमें यूनिकनेस बनाना है अपने को, तो करंट अफेयर्स लगाना है, गुड। आरती, दिस इज अगेन गुड, वेरी गुड। 591 पेजेस हो गए हैं, एक्सेलेंट। अपॉइंटमेंट, फिर ड्यूटीज, फिर रोल, फिर प्रॉब्लम्स क्या है एंड वे फॉर, सच अ गुड स्ट्रक्चरिंग, वेरी नाइस। और लेटेस्ट अभी करंट अफेयर्स का एक लेयर। देन प्रियंका, दिस इज गुड। अब सी ये स्टाइल अच्छा है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स बताए, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, सो सी सच अ गुड आंसर, वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। देन प्रेमचंद, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन, अब ना जो सवाल हम एक बार देख लें कि किस दिन का सवाल है और उसी के कमेंट्स में जाके अपलोड करें तो मिक्सअप नहीं होगा। ओके, सो दिस इज गुड। जैसे आपने नॉर्दर्न प्लेन्स का बताया, वेरी नाइस। ज्योग्राफी क्या है, वेरी गुड। अब इसमें भी थोड़े डायग्राम्स आने चाहिए, है ना, मैप्स आना चाहिए, फ्लो चार्ट आना चाहिए, अंडरलाइनिंग करो, थोड़ा सब हेडिंग हेडिंग्स डालो। ओके, शुभांगी, दिस इज अगेन रियली गुड। आप बहुत अच्छे से आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो और बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। इंटेंसिटी प्लस कंसिस्टेंसी दोनों रखना है, सो दिस इज गुड। कैग 148 सी, सच अ गुड आंसर। क्लॉज बाय क्लॉज सारे बता दिए। 149, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल भी बहुत अच्छा है। देन आर्टिकल्स, रोल, एक्सीलेंट। पुष्पेंद्र, बहुत अच्छे से आप आंसर्स तैयार करते हो, दिस इज रियली गुड। डे नंबर 16, पहले ही हमने बताया बाबा साहब ने क्या बोला कैग के बारे में, नियुक्ति, पृष्ठभूमि, कैग, कैग के कर्तव्य एवं शक्तियां और उसकी ऑडिट, देन समिति एंड निष्कर्ष नोट, वेरी नाइस। धनाक्षी, दिस इज अगेन गुड। ईस्टर्न घाट्स, ज्योग्राफी। नाउ सी, दिस इज अगेन गुड। सी ये बड़ा अच्छा स्टाइल है, सारी हमने यहाँ पे रिवर्स, फ्लोरा, फोना सब कवर कर लिया, टाइगर रिजर्व्स भी कवर कर लिए। सी कितने सारे टाइगर रिजर्व्स रेडी हो गए, इसी से एक सवाल आ जाएगा। ट्राइबल्स भी कर ली, वेरी गुड, अप्रोच इज रियली रियली नाइस। देन माउंटेन रेंजेस भी हो गए, सबसे एग्रीगेट करके। ओके, सो इसी तरीके से अच्छे से पढ़ना है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.